नमस्कार, मैं राणा कुमार केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों के बीच एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने आया हूं जिससे पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश तबाह है। और वो है कि शिक्षण संस्थान जहां से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके दरवाजे पर ताला लटके हुए हैं। हर एक कार्य हो रहा है लेकिन हमारे भविष्य की संरचना जहाँ से होती है, हमारा भविष्य जहाँ से बनता है, उसके दरवाजे पर ताला लटके हुए हैं। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आया हूँ बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से कि विगत 8-10 महीने से जो ये समस्या है इसके निराकरण के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे समाज के बच्चों का भविष्य संवरे सुधरे, इनके संस्थान पर इस 8 महीने में क्या असर पड़ा है, सरकार से इनकी क्या मांग है, ये हमारे प्रश्न होंगे। हम सबसे पहले चलते हैं बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सम्मानित जिलाध्यक्ष राजेश कुमार जी के पास और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, अभी जो है वर्तमान में शिक्षण संस्थान बंद हैं विगत 8 महीने से, तो इस पर क्या असर पड़ा है सर? संपूर्ण भारतवर्ष में कोविड-19 के कारण मार्च माह से ही सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान बंद हैं। आपने कहा इस पर क्या असर पड़ा है। मेरी समझदारी जहाँ तक काम करती है, मुझे लगता है कि भारत को संवारने के लिए, बच्चों को संवारने का जो काम शिक्षण संस्थान में किया जा रहा था, वो सारे शिक्षण संस्थान बुरी तरह से तबाह और बर्बाद है। कुछ बचा नहीं। 13 मार्च को बिहार सरकार का आदेश आया कि शिक्षण संस्थान को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए बंद कर दिया जाए। सारे शिक्षण संस्थान बंद हो गए। वार्षिक परीक्षा का समय था और सभी शिक्षकों के मेहनताना जो अभिभावकों के पास लंबित थी कई माह से, जो प्रायः जिस वर्ग के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी आमदनी मार्च और अप्रैल माह में अधिक होती है और वो हमारे बच्चों के शुल्क की अदायगी इसी माह में किया करते हैं। तकरीबन 6 माह, 7 माह, 3 माह की लंबित राशि अभिभावकों के हाथ रह गई। बच्चे स्कूल आना बंद कर दिए, स्कूलों पे ताला लटक गया। संचालकों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। वो अपने शिक्षकों को जो कुछ उनके पास धन था वो दिए, लेकिन जब आय का साधन बंद हो गया, बच्चे का फी आना बंद हो गया, तो स्वाभाविक रूप से शिक्षकों का भुगतान बंद हो गया। आंशिक भुगतान करते रहे, शुल्क आंशिक भी नहीं आ रहा था। तदुपरांत तकरीबन जुलाई और अगस्त माह से शिक्षक और संचालक के बीच का तारतम्य लगभग आर्थिक रूप से खत्म हो गया। शिक्षक की सहायता करने में संचालक मजबूर हो गए, लाचार हो गए, वो नहीं कर पाए। हमारे शिक्षक भूखे हैं, हमारे शिक्षक बीमार हैं, हमारे शिक्षक परेशान हैं, जिनका इलाज कराना है, जिनके बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना था, जिनके बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करनी थी, सब कुछ शिक्षकों का लुट गया, बर्बाद हो गया। शिक्षण संस्थान चौपट हो गया, संचालक खत्म हो गए और हमारे देश के भविष्य, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जो 5 वर्ष 6 वर्ष के उम्र से लेकर के 24 वर्ष 23 वर्ष की उम्र तक के बच्चे इस तरह के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उनकी पढ़ाई चौपट हो गई, उनका संगत खराब हो गया, उनका रहना सहना
वैसे जगह पे होने लगा जहाँ की अनुचित था। आज सरकार जिस प्रकार से कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के सोशल वर्क किए, वो सारे के सारे अरमानों पे पानी फिर गए। हमने बच्चों को जिस प्रकार से संवारा था, मेरा सारा बच्चा बर्बाद हो गया, मेरा भविष्य बर्बाद हो गया। आगे के समय के बारे में मैं क्या कहूँ, सरकार का अभी तक तो कोई दिशा निर्देश नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग चिंतित हैं, आहत हैं, अपने भविष्य की बर्बादी को देख करके काफ़ी गमगीन हैं, दुखी हैं। शिक्षक और संचालक का संबंध बिल्कुल तारतम्य टूटते जा रहा है। हमारे शिक्षक समाप्त होते जा रहे हैं। एक शिक्षक को तैयार होने में बहुत लंबा समय लगता है। काफ़ी मेहनत के बाद एक शिक्षक पटु और कुशल हो पाते हैं, और एक शिक्षक को एक विद्यालय अगर खोता है तो समझ जाइए एक विद्यालय का एक मजबूत स्तंभ टूटता है। और फिर उसको तैयार करना किसी सामान्य लोगों के बूते की बात नहीं है। इस प्रकार से हम आपके बीच क्या कहें, यही कहना चाहेंगे कि अब शिक्षण संस्थानों के पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सर बात रखिए। अब हम आते हैं बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जिला महासचिव मुकेश प्रियदर्शी सर के पास। चूँकि किसी भी संस्था को संचालन करने में जितना अध्यक्ष की भूमिका होती है, उससे कम महासचिव की भूमिका नहीं होती है। महासचिव के इर्द गिर्द ही वो संस्था घूमती रहती है। तो हम सर से जानेंगे, सर अभी जो 8 महीना से आप लोगों की संस्था बंद है, इसमें सुधार के लिए आप लोग अपने स्तर से क्या क्या कर रहे हैं सर, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो को इस तरह के मुद्दा को लेकर के समाज के बीच जाने या एसोसिएशन के पास पहुंचते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से आपने कहा कि एक महासचिव के ऊपर किसी संस्थान और शैक्षणिक संस्थान जैसे संगठन का महासचिव होना अपने आप में एक भार है, और उसको पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ ही आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण जो विगत 8 से 9 महीने से सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, यह नहीं है कि निजी विद्यालय ही बंद है, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। और इस बंदी के दुष्परिणाम को एक एंगल से नहीं देखा जा सकता है। निश्चित रूप से आज समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर अगर ध्यान दीजिए तो शैक्षणिक संस्थान बंद होने के कारण इन सब पर बहुत ही बुरा और विपरीत असर पड़ा है। आज ही नहीं, शुरू से ही कहा जा रहा है कि बच्चे भविष्य होते हैं देश के, इसमें तो कहीं कोई प्रश्न नहीं है। और जब आपने देखा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ कोरोना के कारण, और प्रधानमंत्री ने एक नारा दिए कि जान है तो जहान है, हमने उनकी बातों को माना, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद कर लिए हमने। क्या इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ निजी विद्यालय को? यह सोचना ही अपने आप में एक घातक सोच है कि निजी विद्यालय के लिए करके सिर्फ यही सोचते हैं कि विद्यालय वाले को आर्थिक नुकसान हुआ। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो निजी विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान बंद होने से प्रभावित नहीं हुआ हो। फिर प्रधानमंत्री 3 माह के लॉकडाउन के बाद कहे कि जान भी जहान भी। और क्या जहान बिना स्कूल का रहेगा? सच मायने में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस कथन का सबसे पहला जो है सुखद अनुभव होना चाहिए विद्यालय परिवार को, कि उन्होंने कहा कि जान भी जहान भी, और जहाँ से जहान का निर्माण होना था उसको आज तक बंद करके रखा गया। और कहा जाता है कि जो विद्यालय को आर्थिक नुकसान हुआ, कोई नुकसान आर्थिक नहीं होता है। 2 वक्त की रोटी तो पहले भी वो खा रहे थे। समाज के हित में उन्होंने विद्यालय की स्थापना किया। एक विद्यालय जहाँ खुलता है वहाँ सरकार को कम से कम एक जेल खोलने से बच जाती है सर क्या लगता है हाल फिलहाल के समय में कितने दिनों में ये आपकी संस्था जो है वो खुल सकती है? सभी प्राइवेट स्कूल खुल सकते हैं? कुछ अंदाज़ा, क्या सरकार के साथ वार्ता चल रही है ये सब कुछ? सर जुलाई माह से ही लगातार ये जो संचार के माध्यम चाहे जिस तरह के हों, ईमेल हो, फैक्स हो, पत्राचार हो, मिल करके कहना हो, निजी विद्यालय शुरू से ही प्रयास कर रहा है कि चाहे किसी भी तरह का SOP हो, जो भी संभव हो सके, मैक्सिमम मिनिमम
एक गाइडलाइन जारी करके विद्यालय को खोलने का मौका दिया जाए। हम बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, चाहे कोई भी ऐसा नहीं है महामारी जिसमें लोग सब काम बंद करके घर बैठा रह सकता है। हमने प्रयास लगातार किया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार का कोई गाइडलाइन, खास करके बिहार के लिए तो एकदम नहीं आए। केंद्र सरकार कभी कभी देती है 8-9 के बच्चों को पढ़ाया जाए, ऑफलाइन किया जाए, ऑनलाइन किया जाए, लेकिन बिहार में ये संभव नहीं है सर। ग्रास रूट पे जाके देखिए तो 2% बच्चे भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। सच्चाई है कि सर हमारे यहाँ लगभग 98% बच्चे जो हैं वो ग्रामीण परिवेश में आते हैं। अभी भी स्मार्टफोन की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं के बराबर है, तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? सच्चाई ये है सर। और जो सरकार का ऑनलाइन है, हमारे यहाँ जो टीचर हैं सर वो भी यूँ कहें कि ऑनलाइन पढ़ाई में दक्ष नहीं हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट ऑनलाइन हो कैसे सकता है सर? रही बात प्राइवेट स्कूल, निर्भर करता है बच्चों के द्वारा दिए गए फीस से, और ऑनलाइन क्लास को गार्जियन के रूप में भी लिया जाता है कि स्कूल बंद है। फिर आपके ऊपर तो एक दबाव ये भी आता है कि टीचर को सैलरी कैसे दी जाए, ये सारी समस्या है। तो सर इस समस्या से आप लोग कैसे निपटते हैं? मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा सर कि जितने भी बिहार ही नहीं पूरे देश में जब से RTE लागू हुआ है, उसके बाद से कोई भी निजी विद्यालय सरकार के बगैर इजाज़त की नहीं चल सकती है। बिहार में भी 2009 में ही RTE आया, 2011 से प्रभावी हो गया। आज प्रत्येक जिला में 400-500 स्कूल ऐसे हैं जो सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इन रिकॉग्नाइज्ड के साथ साथ एक शर्त भी है उनके साथ कि वो समाज के गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। इसके लिए उन्हें 25% बच्चे को अपने कुल सीट के 25% पर उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में देना पड़ता है। और यह मुफ्त और अनिवार्य जो है ये सिर्फ अभिभावक के लिए है, स्कूल वाले के लिए नहीं है। स्कूल वाले को इसके बदले में राज्य सरकार प्रतिपूर्ति राशि देती है प्रति छात्र के हिसाब से, जो एक बहुत बड़ा रकम होता है। और जब से कोरोना काल आया है, हमारी एक यह भी मांग रही थी सरकार से कि वह कम से कम हमें जो RTE वाला जो पैसा है 25% वह दे दे। ये समाज के एकदम गरीब होते हैं, कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते हैं, और उनको निजी विद्यालय पढ़ा रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 7-8 वर्षों का बकाया है सरकार के पास। केवल बेगूसराय जिला में सर 20 करोड़ रुपया है बाकी। आपने एक सवाल किया कि आप अपने शिक्षक के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए क्या कर रहे हैं? सर एक विद्यालय जो है वह अपने यहाँ कम से कम तो 20 कर्मचारी को काम देता है, जो विद्यालय के इर्द गिर्द रहने वाले पढ़े लिखे से लेकर के मजदूर तबके तक के लोग होते हैं। हमें सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, हमें चिंता है उस शिक्षकों की, हमें चिंता है उस शिक्षकेतर कर्मचारियों की जिनका घर कैसे चलता होगा। न्यूनतम वेतनमान में चलते थे। अगर सरकार को इस वर्ग में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने सहायता नहीं की है कोरोना काल में बंद करके, शायद ही कोई क्षेत्र छोटा होगा जहाँ सरकार का पैसा नहीं पहुँचा है, लेकिन अगर कहीं नहीं पहुँचा है तो मैं जानता हूँ कि वो निजी विद्यालय के संचालक, उनके शिक्षक, उनके शिक्षकेतर कर्मचारियों तक उनका कोई लाभ नहीं पहुँचा है। सच मायने में देखिए तो मेरा एक तो अधिकार बनता था कि जब मैं कष्ट में हूं तो आपके पास जो पैसा है वहीं दे दीजिए। आज अगर हमें 20 करोड़ रुपया बेगूसराय जिला को मिल गया होता तो शायद सारे कर्मचारी कभी नहीं कहते, सड़क पर नहीं आते और अपना रोना नहीं रोते, सब्जी नहीं बेचते, किराना दुकान पे नहीं काम करते, वेल्डिंग का काम नहीं करने चले जाते, और सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके उसका सहयोग करते। सरकार से क्या मांग है सर आपकी? सरकार से क्या मांग है? पहली मांग तो हमारी यही है कि हमारी ओर सरकार कम से कम ध्यान दे। हमारी ओर ध्यान देने का मतलब है कि समाज में जो गरीब बच्चे जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम निजी विद्यालय करता है, ऐसा मैं नहीं कहता, सरकार मानती है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, विद्यालय है, फिर भी उसने कहा कि 25% बच्चा को कम से कम आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। इसका प्रमाण सरकार दे रही है हमें। अगर सरकार हमें प्रमाण दे रही है तो हमें जीने का अवसर दे। सरकार जल्द से जल्द जितना भी करा से करा SOP जारी करना है करे, और बच्चे को बिना परीक्षा लिए पास करने की बात मत करे। ये हमारे कल्चर में नहीं है। कम से कम हमें 6 महीने का अवसर दे कि अभी मार्च में नहीं लेकर के परीक्षा हम जून में ले लेंगे
जुलाई में ले लेंगे, लेकिन 6 महीना SOP जारी करें और पढ़ाने का अवसर दें। हम बच्चे में शिक्षा देंगे और फिर उसका परीक्षा लेंगे, अगले क्लास में प्रोन्नत करेंगे। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातों को रखा। हमारे बीच बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संयुक्त सचिव श्री शोभाकांत राय जी हैं। हम इनसे जानेंगे, चूँकि ये ग्रामीण परिवेश से आते हैं और सबसे अधिक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही है। सर अभी जो 8 महीना से स्कूल बंद है, तो एक अभिभावक एक स्टूडेंट के साथ आपको अब रिलेशन जोड़ने में कितनी परेशानी होगी सर? सबसे पहले तो केवी स्टूडियो को धन्यवाद कि इस तरह बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के बारे में जानकारी लेने का प्रयत्न किया। हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ग्रामीण परिवेश में अब विद्यालय को, जैसा मैं देख रहा हूँ, जो मेरे आसपास विद्यालय हैं या जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ करीब करीब सभी विद्यालय अब ओपनिंग के रूप में विद्यालय खोलने को सोच रहे हैं। पुनः विद्यालय संचालन करना उनके लिए अब कठिन हो गया। गार्जियन और टीचर के बीच में जो सामंजस्य था वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है, और इस परिस्थिति में विद्यालय को पुनः संचालन करना काफ़ी कठिन होगा। यूँ भी ग्रामीण क्षेत्र में, आप उस क्षेत्र से आते हैं, आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में, खास करके इस लाइन से आप जुड़े हुए हैं, कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसे फी कलेक्शन किस रूप में वहाँ आते हैं। साल भर का जो पैसा होता था वर्ष भर में, मार्च माह में वार्षिक परीक्षा के समय कुछ पैसा आते थे, जिससे लगता था कि नहीं इस साल कुछ आया है। इस बार तो सरकार ने ऐसा पानी फेरा कि मार्च का भी जो वसूली होने वाला था, वार्षिक परीक्षा भी नहीं हो पाई, और जो भी वसूली होने वाला था वो भी नहीं हो सका, जिसके चलते हमारे आसपास के जितने भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं अब धीरे धीरे दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं। विद्यालय से उनका नाता टूटते जा रहा है, और ज्यों ही दूसरे काम में जाएंगे तो हम जैसे विद्यालय चलाने वाले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, सबको नए सिरे से विद्यालय का संचालन करना होगा। एक चीज़ और है सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता था कि जो गरीब परिवार, जो मजदूर वर्ग थे या किसान वर्ग, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, वो अपने बच्चे को अधिकांश समय आपके स्कूल में छोड़ देते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक वहाँ रहेगा, एक स्कूल के माहौल में घुलेगा। आज 8 महीना में ये स्थिति हो गई है कि वो शिक्षक को पहचान भी नहीं रहा है। पूरे दिन धूल में, कहीं जंगल में इधर उधर खेल रहा है। तो एक माहौल परिवर्तन जो अब हो गया है सर, उस माहौल को फिर शैक्षणिक माहौल में ढालने में क्या परेशानी होगी सर? अब जो आने वाला समय है उसमें शैक्षणिक माहौल में ढालने, आप बाल मजदूरी के तरफ जो बच्चा बढ़ गया है, उस बच्चे को पुनः विद्यालय से जोड़ना हम निजी विद्यालयों के लिए बहुत ही कठिन होगा। अब बच्चे को घर घर जाकर ग्रामीण परिवेश में वैसे बच्चे को फिर से विद्यालय लाकर एक रूपता में उसे बांधकर सुबह से शाम तक फिर विद्यालय के माहौल में जमा करने का प्रयत्न जब किया जाएगा, तभी वह सब बच्चे अब विद्यालय में आ सकते हैं। अन्यथा वो जो सब बच्चे अब बाल मजदूरी के तरफ लगे हैं। देखा जा रहा है कि कोई लाइन होटल में हम देख रहे हैं कि चाय दुकान पर वह चाय पहुंचा रहा है, कोई चाट दुकान पर चाट बेच रहा है। इस तरह की परिस्थिति हम अपने सामने में देख रहे हैं, कोई से बच्चे अब कर रहे हैं। वैसे बच्चों को उस माहौल से बदलना अब बहुत ही कठिन काम हो। धन्यवाद सर। हमारे बीच बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष महोदय भी हैं। हम इनसे कुछ प्रश्न लेते हैं अलग तरह का। आप लोगों को लगेगा कि हास्य भी है, क्योंकि जब तक जेब में रुपया रहता है तभी तक हम अपने आप को धनी दिखाते हैं, और जेब में जब रुपया खत्म है तो सड़क किनारे भटकने वाले एक भिखमंगे की तरह हो जाते हैं सर।
और किसी भी संस्था को तभी हम अमीर कहते हैं जब वहाँ के कोष में कुछ न कुछ राशि होती है, और कोषाध्यक्ष का दायित्व भी बनता है सर कि उसकी सुरक्षा करना, उसमें बढ़ोतरी करना। सर इस 8 महीने में क्या क्या परेशानी हो रही है आप लोग के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि पिछले 1 सालों में कोष में जो भी पैसा था वो मदद करने में, वो इस तरह के ऑर्गेनाइज करने में वो ख़त्म हो गया। और चूँकि स्कूल बंद था तो जो एक ईयरली हम लोगों को एक फ़ी आती थी एसोसिएशन को, वो फ़ी पिछले 1 सालों से बंद है। अब इमेजिन करें कि 700 स्कूल जो हमसे जुड़े हुए थे और जो भी पैसा उसका इनटू करके आता था वो बिल्कुल बंद हो गया। ये तो एसोसिएशन की बात हुई। क्या लगता है 700 जो संख्या थी जी, उसमें बढ़ोतरी होगी या? सर वो तो हाफ से भी कम रह जाएगा, चूँकि डिटोरिएशन जो हो रहा है, जैसे सर ने अभी आपको बताया कि बच्चे चाट के दुकानों पे चले जा रहे हैं, वो उनकी मजबूरी थी। चूँकि घर में पैसा नहीं है, तो जब पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो अर्जित करेंगे वो पैसे को, इसलिए उस अर्जन के लिए वो चाट की दुकानों में, वो चाय की दुकानों में चले गए। अब उन बच्चों को जो कि 100, 200, 150, 400 रुपया फ़ी देते थे, अब वो इतना भी उनको नहीं है कि वो घर का खर्च कैसे चलेगा, तो ऐसे हालत में वो स्कूल को फ़ी कहाँ से देंगे। तो जो ये 700 का आंकड़ा था कि अभी 700 स्कूल हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे और उनका पेमेंट हम तक आता था, वो तो अब जैसा सारे लोगों ने कहा कि स्कूल को फिर से सृजित करना होगा, फिर से एक नए तरीके से, जैसे कि जिन लोगों ने भी जहाँ से शुरू किया, किसी ने 90 से शुरू किया, 95 से शुरू किया, 2000 में शुरू किया, फिर ये 2021 में फिर से एक नए तरह से नए स्कूल को खोलना होगा। ये नहीं कि वो पुराना स्कूल रेनोवेट कर रहा है, वो रेनोवेशन नहीं हो रहा है, जस्ट वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू स्कूल। हम लोग एक नया स्कूल खोलने जा रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग गार्जियन से मिल रहे थे, टीचरों को फिर व्यवस्थित करना, ये सारा काम फिर से करना होगा। हम जहां आज 20 साल में पहुंचे हैं, वहां से फिर ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना होगा। फिर अगला 20 साल हमको लगेगा, वो हमारी उम्र रहेगी या नहीं रहेगी, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन हमको एक यहाँ तक पहुँचने में फिर अगले 10 साल 5 साल लगने वाले हैं। एक चीज़ होता था सर कि एक टीचर, एक प्रिंसिपल, प्रोप्राइटर कम से कम 8-10 घंटे एक साथ रहते थे, तो हम लोग शारीरिक और मानसिक संतुलन एक तरह से बना लेते थे। अब ये स्थिति हो गई है कि खुद को एक टीचर, एक प्रिंसिपल, एक प्रोप्राइटर मानसिक रोगी कहा जाए, शारीरिक रोगी कहा जाए, बैठे बैठे हो जाते हैं, बच्चों के बीच नहीं है। तो एक तरह ये हो। दूसरा चीज़ है सर कि बेगूसराय में लगभग स्कूल जो भी हैं, कम से कम नगर निगम ने कहीं ना कहीं बैंक से वित्तीय सहायता लेकर के किए, बनाए, और ये भी आपके साथ परेशानी है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसके लिए प्रशासन के साथ, सरकार के साथ आपकी क्या बातचीत चल रही है? सर हम लोगों की बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि पहला 6 महीना उन्होंने दिया था कि जो भी EMI है, चाहे वो गाड़ियों का हो या बिल्डिंग्स का हो या किसी भी तरह का हो, उसको एक्सटेंशन मिला था सितंबर तक। अक्टूबर से ये हालत हो गई है कि जितने भी बैंक EMI हैं वो नॉकिंग द डोर हैं। हर महीने उनका फ़ोन आता है कि आप EMI जमा करें। ये EMI जमा कहाँ से होगा जब हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, कलेक्शन ऑफ फ़ी। तो EMI जमा नहीं हो पा रहा है। हालत ये बन पड़ी है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ी खींच लें। बैंक ये कह रहा है कि अब मकान जो है उसको आपको खाली करना पड़ेगा, आपको गाड़ियाँ वापस करनी होंगी, तभी जाकर के कुछ मतलब ये हो सकता है EMI। तो हम लोगों का सबसे बड़ा डिमांड ये था कि इसको अगले 6 महीने के लिए कम से कम एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि हम लोग मार्च के बाद जो है वो उसको जमा कर पाए। अप्रैल से हम लोग EMI जब एक प्रॉपर वे में स्कूल के खुलने की अगर बात होती है और स्कूल खोला जाता है नए सेशन के अंदर में, तो फिर उस पर EMI देने की, या मकान जो किराए के लोग जो किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सरकार से ये मांग थी कि कम से कम एक प्रतिपूर्ति राशि के रूप में, जो सर ने कहा कि प्रतिपूर्ति राशि जो हमको मिलनी थी वहाँ से गवर्नमेंट से जो 20 करोड़ रुपया बाकी है वो तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। फिर मकान का जो किराया है, 90% स्कूल चलते हैं मकान, किराए के मकान में। पिछले 10 महीने से स्कूल बंद पड़ा है, मतलब 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये तक का किराया है।
वो किराया जो आज बढ़ करके लगभग 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख के आसपास होने को आया, वो कहाँ से एक व्यवस्थापक पूरा करेगा उसको। तो मेरी सरकार से ये डिमांड थी कि कम से कम जो है कुछ राशि जो है वो उसको सहायता के रूप में देती, ताकि वो जो है किराए का जो मकान है जिनके पास, वो किराया दे पाते। आते हैं हम पुनः अध्यक्ष महोदय के पास और अंतिम प्रश्न लेते हैं सर से। सर, जैसे कि आपके महासचिव महोदय ने बताया कि जो आरटीआई के तहत 25% बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, उसके एवज में सरकार आप लोगों को सहायता राशि के बारे में बात बोली थी, और आप लोग आशान्वित हैं कि कम से कम वो मिल जाए, तत्काल हम लोग उसको अपने स्कूल को मैनेज करेंगे। सर, क्या सरकार के साथ इस मैटर पर बातचीत चल रही है? सरकार से हमारी बातचीत क्या होगी? जो माध्यम है पत्र का, हम ईमेल के माध्यम से सरकार के पास खबर दिए। इधर हमारा जो पूरे देश के स्तर पर जो एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष राज्यपाल से मिलकर के अपनी समस्याओं से अवगत करवाए और एक मांग पत्र समर्पित किए। आपको बताऊं कि 2 लाख ईमेल पूरे बिहार से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को दिया गया। हजारों पत्र शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ईमेल के माध्यम से गया, लेकिन पता नहीं कि कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है सरकार को। सरकार किस मनसा में है, समझ से परे। एक तरफ तो शिक्षण संस्थान की आवश्यकता को महसूस कर रही है सरकार, और खास करके निजी विद्यालय का इतना बड़ा महत्व महसूस की कि जब आरटीई आया, शिक्षा का अधिकार कानून, तो उसने महसूस किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निजी विद्यालयों में ही संभव है। तभी तो उसने मजबूर होकर के 25% बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कानून बनाया कि निजी विद्यालय में 25% बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि गरीब परिवार के 25% बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें। और सरकार ने एक नियम बनाया कि 6,000 5,000 एक बच्चे पर हम वर्ष में खर्च देंगे। निजी विद्यालय बढ़ चढ़ करके सरकार के इस अभियान में उसको साथ दिया। चूंकि यह विद्यालय सिर्फ लोगों के मन में यह भ्रांति है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उस भ्रांति को निकाल लें कि निजी विद्यालय शोषण का काम करता है, यह शोषक है। यह भ्रांति निकाल लें मन से। और मैं यह कह सकता हूं कि वो यह साबित करने में कोई भी आदमी सक्षम नहीं हो पाएंगे कि निजी विद्यालय में शोषण का काम होता है। जब वैसे परिवार के बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके उनको पढ़ाए। कठिनाई भी आई, उस बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक की कमी होती थी। वो मेरे विद्यालय का जो मेंटेन है पोशाक, ड्रेस, वो उनके साथ कठिनाई थी। मैंने अलग से वर्ग संचालन की व्यवस्था की। एक और कंडीशन था कि बच्चे जिस एज ग्रुप में हैं उनका क्लास डिमोशन नहीं किया जाए। मैं उसी एज ग्रुप में रोक करके बच्चों को अलग से पढ़ा करके सामान्य बच्चों के धारा के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया, इस उम्मीद के साथ कि हम उस पर जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं वो सरकार अवश्य हमको जितनी लागत है उससे आधी भी सही सरकार देगी। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार जहां एक तरफ 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज विभिन्न तरह के प्रतिष्ठानों को लोन के रूप में या सहायता के रूप में दिया, वहीं देश के अंदर चल रहे तमाम शिक्षण संस्थानों में किसी को एक फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके मजदूरी का जो बकाया धन था, कहा जाता है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसका पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए, लेकिन पसीना सूखने की बात तो दूर, वह पसीना समाप्त हो गया, पसीना बहाने के लायक का मजदूर नहीं रहा, लेकिन अभी तक उसकी मजदूरी सरकार नहीं दी। इस निकम्मी और बेशर्म सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं? आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की जगह पे सरकार ने घिनौनी साजिश रच रखी है। अभी ऑनलाइन की चर्चा सारे लोग कर रहे थे, क्या ऑनलाइन सरकार को पता नहीं है? अगर सरकार को पता नहीं तो समाज को पता होना चाहिए कि जो बच्चे शिक्षकों की देखरेख में सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जहां सरकारी तंत्र में 70 से 80% बच्चे पढ़ते हैं
और विद्यालयों में जहां मध्याह्न भोजन के नाम पर बच्चों को पढ़ाने के बदले शिक्षक सिर्फ भोजन रसोइया का काम करने का काम उनका रह गया है। और वहाँ पर ऑनलाइन किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर के किसी सर्वे कीजिए कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक के पास कितने उनके पास वो एंड्रॉयड फ़ोन है जिस पे उनके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि सरकार, आज देखिए किसको फ़ायदा है, जो भी सक्षम परिवार है। आज कुछ कंपनियां ऐसी हैं, विदेशी कंपनी और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की कंपनी है, जो पाठ्य पुस्तक का एक पैकेज बना करके बेच रही है। आज बड़े बड़े लोग जो वो पैकेज खरीद रहे हैं 75,000, 80,000 और 50,000 रुपये में एक वर्ष का पैकेज खरीद करके, तो बड़े लोग जो हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो उस पैकेजिंग से पढ़ लेंगे। सक्षम है, हो सकता है कि उन्होंने विभिन्न स्रोतों से धन जमा कर रखा हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, चोरी छिपे प्रत्येक विषय के अलग अलग शिक्षक 2,000-4,000 रुपया में व्यवस्था कर लें। लेकिन उन गरीब परिवार के बच्चे कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे जिनके पिता की आय 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपया प्रति माह भी नहीं है। उनके लिए इस तरह के स्कूल थे। बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के 99% मेंबर का विद्यालय वैसा है जो समाज के निचले पायदान पे बैठे हुए बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही थी। सरकार को अविलंब, हमारी मांग है सरकार से कि वो 20 करोड़ रुपये की राशि का अविलंब भुगतान करें, ताकि हम अपने शिक्षकों को, जो बीमार हैं, लाचार हैं, जो मानसिक रूप से अपने आप को अक्षम पा रहे हैं, जो सोसाइटी से खुद को कट रहे हैं, उन्हें लगता है कि समाज की मुख्य धारा में खड़े रहने में उन्हें परेशानी हो रही है, हम वैसे शिक्षकों को बचा सकें। 20 करोड़ रुपये की राशि कम राशि नहीं होती। आज मकान मालिक और संचालकों के बीच में जबरदस्त तनाव की स्थिति है। श्रीमान जी, आप जाकर के देखिए, सरकार के आदेश से लगे हुए ताले के ऊपर ताले लग रहे हैं। स्कूल संचालकों ने जो सरकार के आदेश से ताला लगा रखा था, उसके ऊपर से मकान मालिक का ताला लग गया है। मकान मालिक का ताला लगना शिक्षक के और संचालक के स्वाभिमान और उसके मानसिक स्थिति पर ताला लगना है। एक शिक्षक जो इस तरह से परेशान होगा, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी, और समाज को सजाने संवारने वाला कलाकार ही अगर बर्बाद हो जाएगा तो समाज कैसे सजेगा, संवरेगा, कैसे देश हमारा आगे बढ़ेगा। फिर लेते हैं महासचिव महोदय से। सर, एक संगठन के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में अब आपका अगला कदम क्या होगा? सर, कदम तो हम सरकार के साथ ही मिला करके चल रहे हैं। स्कूल खोलने या बंद करने का निर्णय अब तो सरकार के हाथ में है कि जिस समय निर्णय लेगी कि विद्यालय को खोला जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं कि चाहे जो भी SOP जारी करना हो वो जारी करे, और बिल्कुल अविलंब विद्यालय को खोलने की सूचना दे। हमने एक अल्टीमेटम भी दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से भी, और बेगूसराय हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से बिहार सरकार को 11 सूत्री मांग की सूचना दी है, और मैंने रखा है इस बात को कि अगर हमारी मांगों पर दिसंबर 31 तक नहीं विचार किया गया तो फिर 2 जनवरी से विद्यालय खोल हम लोग आगे आंदोलन के लिए विवश हो जाएंगे। ये हम चाहते हैं कि सरकार समय रहते हमें मौका दे समाज को बनाने का, संवारने का। मैं एक और बात अगर 2 मिनट में कहना चाहूँ आपको बेगूसराय की निजी विद्यालय के बारे में, तो बेगूसराय में करीब 700 निजी विद्यालय संचालित, और 700 निजी विद्यालय में 8,500 कर्मचारी, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको वेतन के रूप में करीब 3 करोड़ रुपया प्रति माह निजी विद्यालय की ओर से मिलता है, और 1 करोड़ से ऊपर हम प्रति माह बिजली बिल भुगतान करते हैं। इसके साथ ही हम किराया के रूप में 3 करोड़ रुपया देते हैं बेगूसराय के विभिन्न मकान मालिकों को। इतनी बड़े अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले निजी विद्यालय को अगर नहीं खोला गया तो इसका हश्र बहुत ही बुरा होगा। यह विद्यालय का बुरा हश्र नहीं होगा, यह समाज के लिए बड़ा हानिकारक होगा। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। सर, अंतिम प्रश्न मेरा है कि जो हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का और केवी स्टूडियो परिवार का यह प्रयास है
कि आपके द्वारा उठाए गए कदमों से हमारे समाज के जितने भी छात्र थे, जितने भी अभिभावक हैं और यहाँ तक कि प्रशासन और सरकार तक पहुँचाने का क्रम, इसके बारे में आपकी सर क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न किए। मैं तो ये समझ रहा था क्या जो मीडिया के बारे में आजकल बहुत तरह की बातें प्रचलित हैं, मैं वो नहीं जानता हूँ गोदी मीडिया कौन कौन मीडिया कहा जा रहा है। और कुछ कवियों के मुंह से मैंने सुना था कि पहले अखबार छप के बिकते थे, अब बिक के छपते हैं। मैं समझता हूँ केवी स्टूडियो बेगूसराय के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जो स्वतः संज्ञान लेता है किसी मुद्दे पर और वह संज्ञान के निराकरण के लिए वो संबंधित व्यक्ति तक पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं डॉक्टर रोशन जी को तो मेरा धन्यवाद है ही, उनके समस्त जितने भी उनके पत्रकार हैं, उनके एंकर हैं, मैं उनको ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस तरह के काम करके बेगूसराय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में केवी स्टूडियो अपना एक मुकाम हासिल करेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा प्रयास था कि बेगूसराय के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो चर्चित चेहरे हैं या गुमनाम चेहरे हैं, उनके जीवन की उपलब्धियों को, जीवन के संघर्ष को लोगों के बीच ले जाऊं। फिर हम लोगों के मन में आया, डॉक्टर रोशन सर के मन में, कि आज छात्र और शिक्षक के बीच जो विगत महीने से एक रिलेशन टूट सा गया है, उसके बारे में अब शिक्षक समुदायों के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है, इस पर राय ली जाए। और आप लोगों ने एक सकारात्मक पहल कही कि अविलंब हम लोग प्रयास में हैं कि स्कूल खुले, छात्र हमारे साथ फिर जुड़ें, अभिभावक हमारे साथ जुड़ें, और जो शिक्षक धैर्यहीन हो गए कि अब स्कूल नहीं खुलेगी, हम परिवार कैसे चलाएंगे, जैसे आप लोगों ने बताया कि वो लोग दूसरे व्यवसाय में उतर गए, चाहे मजदूरी है, दुकानदारी है, उतर गए, उनके मन में एक आशा की दीपक निश्चित रूप से जगेगी कि हमारे पदाधिकारियों के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, पुनः हम स्कूल में जाएंगे, बच्चों के बीच रहेंगे। आप लोगों के इस प्रयास की सराहना करते हुए मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो में कैमरामैन शिवम के साथ अब तमाम दर्शकों को से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सिर्फ स्कूल पर, सिर्फ शिक्षक पर, सिर्फ प्रिंसिपल पर आश्रित न रहें। कदम आपको भी उठाना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, अन्यथा अंधकार में बच्चे का भविष्य जा रहा है। धन्यवाद।